नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम खान अपने YouTube चैनल कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा पिछले लेक्चर में हमने नदी डेल्टा के बारे में पढ़ा था। नदी डेल्टा के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हमने जाना था कि कौन सी नदी कैसे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, कैसे डेल्टा का निर्माण करती है। उसके आगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा बेटा भारत की नदियों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला बेटा हम यहीं पर एक बात जान लें कि नदियाँ होती क्या हैं, नदियाँ होती क्या हैं, नदियाँ कहते किसे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम नदियों के बारे में जानना चाहें तो नदियाँ कहते किसे हैं, तो नदियों की जो सिंपल डेफिनेशन है सिर्फ इतना कहेंगे, बहते हुए पानी की एक प्राकृतिक धारा, और कुछ भी नहीं। बस बेटा इतनी ही डेफिनेशन है कि बहते हुए पानी की एक प्राकृतिक नेचुरल धारा ही बेटा क्या कहलाएगी, नदियाँ कहलाएगी। यानी बहते हुए पानी की एक प्राकृतिक धारा, नेचुरल धारा ही बेटा क्या कहलाएगी, नदियाँ कहलाएंगी। अगर बेटा हम इस प्राकृतिक वर्ड को हटा दें तो बेटा यही सेम डेफिनेशन कैनाल की हो जाएगी, यानी नहरों की हो जाएगी। यानी नहरों और नदियों के बारे में अगर डिफरेंस की बात करें, सिर्फ इतना सा माइन्यूटल डिफरेंस होगा कि प्राकृतिक धारा यानी नदियाँ अपने आप से क्रिएट होती, बहनी होती, जबकि नहरों को बेटा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया होता है। इतना ही कह सकते हैं नदियों के बारे में कि बहते हुए पानी की एक प्राकृतिक धारा होती है। बेटा नदियों में आज जो हमें पढ़ना है, बेटा पढ़ना क्या है, सबसे पहली बात पढ़ते हैं वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात हम लोग आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया। वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया क्या है, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया के बारे में क्या पूछा जाता है, सिंपल सा समझिएगा बेटा, ये इंडिया है, ये इंडिया है बेटा। इस तरीके से अगर हम जाएं बेटा, भावनाओं में समझ लेना है कि ये हमारा इंडिया है, ठीक बेटा। इस वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो भारत में बरसात का पानी होता है बेटा, भारत की जो मैक्सिमम नदियां होती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। जबकि बेटा बहुत कम नदियां इस अरब सागर में गिरती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ इतना है कि बेटा याद रखना कि जो भारत है इसको बेटा अगर हम देखेंगे, ये क्या है, पूर्वी घाट है, ये क्या है बेटा, पूर्वी घाट है, ये क्या है, पश्चिमी घाट है। बेटा जो भारत है, भारत का जो सामान्य ढाल है, बस इतनी बात हम कहेंगे कि जो भारत है बेटा, वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो भारत है, इस भारत का सामान्य ढाल, ढाल का मतलब क्या है, स्लोप, सामान्य ढाल कहाँ है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहाँ बेटा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और पश्चिम से पूर्व की ओर होने की वजह से जो भारत है, भारत की अधिकांश नदियाँ बेटा, भारत की अधिकांश नदियाँ क्या होती हैं, भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती। बस आपको यही बात जानना है कि क्यों भारत की नदियाँ कहाँ गिर जाती हैं, इस बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप सिंपल सा रीज़न क्या दोगे कि भारत का जो सामान्य ढाल है वो सामान्य ढाल इस पश्चिम से पूर्व की ओर है, और सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने की वजह से भारत की मैक्सिमम नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अगर मैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों की बात करूँ तो बेटा जैसे होगा, गंगा होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा हो रही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी बेटा बहुत सी नदियाँ ETC कर देते हैं। अगर हम बेटा अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे तो बेटा होगी साबरमती, होगी नर्मदा, होगी ताप्ती, होगी साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही एक्सेट्रा। तो बेटा हमने जो वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया की बात की है, वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया का सिर्फ इतना मतलब है कि भारत में जो बरसात का मैक्सिमम पानी होता है, क्या मतलब, भारत में जो बरसात का मैक्सिमम पानी होता है वो बेटा कहाँ, मैक्सिमम पानी जो है भारत की नदियों के द्वारा जो लाया गया मैक्सिमम पानी होता है वो कहाँ गिरता है बेटा, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि भारत का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम
पश्चिम से पूर्व की ओर होने की वजह से भारत की अधिकांश नदियां कहाँ गिरती हैं? इस बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि अरब सागर में कम गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी बहुत सी नदियां होंगी, जबकि अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये वो नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? इस अरब सागर में गिरती हैं। बेटा इसके लिए इतना ही। बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं भारत की नदियों के बारे में, और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की नदियाँ होती क्या हैं, कैसे होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है भारत की नदियों के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों के बारे में। देखिए बेटा, भारत में जो है नदियाँ वो दो तरीके की हैं। भारत में दो तरीके की नदियां हैं। एक तो वे नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, यानी पहली कौन है? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। और जो दूसरी नदियां हैं वो बेटा क्या हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्या हैं? पेनिनसुलर इंडिया, क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब इन दोनों नदियों की खास बात पढ़ लेते हैं, फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन नदियों के साथ हमें क्या पढ़ना है। तो हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं बेटा, इनके बारे में अगर जाना जाए तो क्या हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर के, हिमनद के या बर्फ़ के बहुत बड़े स्रोत से निकलती हैं, या हिमनद से या ग्लेशियर से निकलने की वजह से हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। यही रीज़न है कि हिमालय की नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। क्यों सदा नीरा कहा जाता है? क्योंकि साल के 12 महीने में इनमें पानी रहता है। पानी का स्तर कम हो सकता है मगर बेटा पानी रहेगा, सूखती बिल्कुल कंप्लीट तरीके से नहीं सूखती हैं। तो हिमालय पर्वत की नदियों की खास बात क्या है? हिम के पिघलने से, हिम का मतलब क्या है? बर्फ़। तो बर्फ़ के पिघलने से हिमालय पर्वत की नदियाँ निकली हैं। यही रीज़न है कि हिमालय पर्वत की नदियाँ क्या होता है? साल भर बर्फ़ से, पानी से भरी रहती हैं। इसलिए बेटा हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं सदा नीरा कहलाती हैं। दूसरे पॉइंट पे हम क्या पढ़ेंगे? जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं बेटा अपने रास्तों को बदलने के लिए जानी जाती हैं। जैसे बेटा कोसी देख लिए, कोसी है, और भी दामोदर वगैरह भी हैं। तो ये बेटा सारी की सारी नदियां क्या है? अपने रास्तों के परिवर्तन के लिए या रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती हैं। तो दो बात क्या है? पहली बात क्या है? जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, हिमालय पर्वत की नदियाँ, हिमालय पर्वत की नदियाँ किसे? हिम के पिघलने से, हिम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पिघलने से, हिम के पिघलने से यानी बर्फ़ के पिघलने से निकलने के कारण वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। इसलिए बेटा इन्हें सदा नीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें सदा नीरा कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं, दूसरे पॉइंट्स में क्या पढ़ेंगे बेटा? हिमालय पर्वत की नदियां अपने मार्ग को बदलने के लिए फेमस, मार्ग को बदलने के लिए फेमस प्रसिद्ध हैं। अब इसके एग्जाम्पल में सिर्फ एक लिख देंगे, कोसी नदी। नेपाल में इसे अरुण के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या होती? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या होती हैं? वर्षा के जल पर डिपेंड होने की वजह से इन्हें वार्षिक नदियाँ भी कहा जाता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, सीधे सीधे पढ़ेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या हैं बेटा? वर्षा के जल पर, किस पर बेटा? वर्षा के जल पर डिपेंड होने के कारण, निर्भर होने के कारण बेटा इन्हें वार्षिक नदियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक नदियाँ कहा जाता है। और बेटा वार्षिक नदियाँ कहा जाता है। और बेटा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये दो तरीके से डिवाइड हैं। कैसे? वो समझ लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो दो तरीके से डिवाइड की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं समझिए बेटा। एक तो है, पहली है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पहली क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अब बेटा अरब सागर में कौन कौन है? जैसे बेटा माही है, साबरमती है,
माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और भी बेटा होंगी। अब बेटा दूसरी क्या होंगी, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होंगी। यहाँ पर बेटा कौन होगी, गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, पलार पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे। ये वो नदियां हैं जो कहाँ गिर रही, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की जब नदियों को पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बेटा क्या हैं, साल के 12 महीने किस पर डिपेंड है, वर्षा के जल पर डिपेंड होने की वजह से बेटा इन्हें वार्षिक नदियाँ कहा जाता है। और बेटा ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी होती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में कौन कौन गिनती हैं, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और भी कई नदी होंगी। बेटा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पलार एंड सो ऑन, इन सब नदियों की हम लोग स्टडी करेंगे। और बेटा अगर मैं हिमालय पर्वत की नदियों की बात करूं, मैं इन दोनों पॉइंट्स को रख कर दे रहा हूं, फिर समझाता हूं। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं, इन हिमालय पर्वत की नदियों को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है बेटा गंगा नदी तंत्र। क्या है, गंगा नदी तंत्र। दूसरा क्या है, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब बेटा इसके तहत हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके तहत हमें पढ़ना पड़ेगा गंगा नदी, तो पढ़ना ही पढ़ना है। गंगा 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, तो गंगा नदी को पढ़ना ही पढ़ना है। गंगा नदी के साथ इसकी सहायक नदियां पढ़नी, जैसे रामगंगा। बेटा इसकी सहायक नदियों में हम लोग पढ़ेंगे सोन, हम इसकी सहायक नदियों में पढ़ेंगे यमुना, हम इसकी सहायक नदियों में पढ़ेंगे घाघरा, हम सहायक नदियों में पढ़ेंगे यानी ट्रिब्यूटरी कोसी नदी एंड सो ऑन। ऐसी तमाम नदियां हैं जो इस गंगा की सहायक नदियां हैं। यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, विद डायग्राम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के साथ पढ़ेंगे। यानी गंगा और उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। सिंधु नदी में आएंगे, सिंधु नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, जैसे रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। रावी, झेलम, सतलज, चेनाब और व्यास। तो बेटा ये नदियाँ पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, सिंधु नदी और उस सिंधु की सहायक नदियों की बात करनी है। और तीसरी बात है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। इतनी बात हमारी समझ में आ रही होगी। जिस बच्चे को हमारी बात समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट में इस बात को ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र पे आज बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेटा विद डायग्राम गंगा नदी के साथ में होगा। मगर आज हमें इन नदियों को जब पढ़ते हैं तो पढ़ना क्या होता है, क्या छोड़ना होता है और क्या पढ़ना है इन नदियों से लेकर के करंट समय में जो एग्जाम का पैटर्न है उसको डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्न पे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। तो रफ कर रहा हूँ बेटा, जो चीज़ समझ में ना आए बेटा वीडियो को आराम से स्लो मोशन में देखें। तो गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, मगर गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हमें पढ़ना क्या है। तो बेटा हमें क्या पढ़ना है, गंगा नदी। तो गंगा नदी को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चलिए बेटा, गंगा नदी की अगर हम बात करें तो बेटा इन नदियों से हमें एडवांटेज क्या मिलती हैं, इनकी डिसएडवांटेज क्या हैं और हमें पढ़ना क्या है। देखिए बेटा, अभी तक होता क्या था कि वर्ष 2008 तक या 2010 या 12 तक देखा जा रहा था कि जो टॉपिक क्वेश्चन बनते थे वो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते थे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा के बारे में, गंगा निकलती कहाँ से है। मगर बेटा आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आज की डेट में जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। पहले क्या होता था, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता था, मगर आज क्या है, जो बेटा करंट इश्यूज़ होते हैं,
करंट इश्यूज़ होते हैं, इस नदियों से करंट इश्यूज़ को जोड़ दिया जाता है। करंट इश्यूज़ से जोड़ के हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ बेटा जो भारत सरकार है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन नदियों को लेकर के पॉलिसी क्या है। तो दो बातें, सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी रिवर को पढ़ेंगे, वो गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, कोई भी नदी पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात उस रिवर को हम करंट इश्यूज से जोड़ेंगे। और दूसरी बात, भारत सरकार की इन नदियों को लेकर के वर्तमान समय में पॉलिसी क्या है, इन दो चीज़ों को रिलेट करेंगे। इसके अलावा इन नदियों से हमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज का मतलब हमें फ़ायदे क्या होते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो इन नदियों से हमें क्या होता है बेटा, ये आपको इतना तो पता ही होगा कि नदियों से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर यानी शुद्ध पेयजल मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। और बेटे बात करें तो इरिगेशन वाटर मिलता है। इरिगेशन वाटर का मतलब है कि बेटा हमें सिंचाई के लिए भी यहाँ से क्या होता है, पानी मिलता है। तीसरी बात है जल विद्युत परियोजनाएं इन नदियों के ऊपर लगाए, यानी कह सकते हैं कि जो बेटा नदियां हैं, इन नदियों के ऊपर बेटा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जल विद्युत योजनाओं को लगाया जाता है, यानी जल विद्युत परियोजनाएं भी इन्हीं के ऊपर बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। नेक्स्ट बात है बेटा नदियों के किनारे का जो एरिया होता है, यानी सीधे सीधे हम कहें कि उपजाऊ मिट्टी भी हमें इनसे मिलती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी बेटा नदियों के किनारे ही ज़्यादातर मिलती है। भारत के सबसे बड़े एरिया पर जलोढ़ मिट्टी, लगभग भारत के 43% एरिया पर आपकी जलोढ़ सॉइल्स ही पाई जाती है। तो बेटा इनसे फ़ायदा क्या है, शुद्ध पेयजल मिलता है, इरिगेशन सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, जल विद्युत परियोजनाएं इन्हीं नदियों पर बनाई जाती हैं, और उपजाऊ सॉइल यानी जिन एरिया में नदियाँ निकल रही होती हैं वहाँ पर हमें क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी के लिए भी जानी जाती हैं। बेटा एक क्वेश्चन आपने पुराना पढ़ा होगा कि जैसे बेटा आपने हड़प्पा सभ्यता देखा, रिलेट कराए दे रहा हूँ इसी से, हड़प्पा सभ्यता देखा होगा बेटा, चीन की सभ्यता देखा होगा, कोई भी दुनिया की कोई भी सभ्यता हो बेटा, आपने बेबीलोन की सभ्यता देखा होगा। बेबीलोन का मतलब इराक की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता को देखा होगा। बेटा अगर हम इस हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो बेटा सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, लोथल में चले जाओ, घाघरा नदी के किनारे। बेटा अगर गलत हो जाए तो वो देख लेना बेटा, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। जैसे इस हड़प्पा प्लेस की बात करूँ तो ये हड़प्पा प्लेस रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ऐसे ही भारत के जितने भी प्लेसेस पाए गए वो किसी न किसी नदी के किनारे थे। बेटा चीन की सभ्यता भी नदी के किनारे थी। बेटा बेबीलोन की सभ्यता की बात करें तो फरात नदी के किनारे थी। ऐसे आप क्या देखेंगे कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं, वो भारत की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या दुनिया के किसी भी कंट्री की सभ्यता हो, वो बेटा नदियों के किनारे पनपी। और नदियों के किनारे पनपने के सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्हें बेटा पीने के लिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा था, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, इनको इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए पानी मिल रहा था। और बेटा एग्रीकल्चर के लिए बेटा क्या थी, उपजाऊ ज़मीनें मिल रही थी। उपजाऊ ज़मीनों के साथ साथ बेटा आप कह सकते हो कि शुरुआती दौर में खाने के लिए जो पेड़ हुआ करते थे उनसे फल वगैरह भी ये उपजाऊ एरिया में ही मिला करते थे। तो इसलिए बेटा हम लोग क्या कहेंगे कि नदियों की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस भी है, इनकी एडवांटेज भी है कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएँ पनपी हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, बेबीलोन की सभ्यता, कोई भी सभ्यता हो, वो नदियों के किनारे ही पनपी। उसका सबसे बड़ा रीज़न था प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, फर्टाइल सॉइल्स वगैरह। इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपती। तो बेटा ये एडवांटेज है, मगर इन नदियों की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी होती हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या है, जैसे बेटा हम मान लें कि किसी नदी के ऊपर बेटा ऐसे समझिए, ऐसे बेटा देखिए, ऐसे समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन,
जैसे बेटा मैं गंगा नदी की ही बात करूं तो गंगा नदी के बारे में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर के क्या देखूंगा कि जो गंगा नदी है भारत में सबसे गंदी जहां पर होती है वो प्लेस है कानपुर। कानपुर में बेटा सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। और गंदी होने का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मतलब है कि किसी भी औद्योगिक इकाई का वो गंदा पानी गंगा नदी में आकर के मिलेगा तो क्या करेगा? वो अच्छे पानी को भी गंदा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कन्नौज पहुँचे तो कन्नौज में क्या है? पीतल इंडस्ट्री है। पीतल इंडस्ट्रीज का जितना भी गंदा पानी है वो बेटा सब गंगा में मिल रहा और जिससे गंगा क्या हो रही? दिन पर दिन पॉल्यूटेड हुई जा रही। मगर बेटा भारत सरकार के द्वारा इस हमारी गंगा को साफ करने के लिए तमाम प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। तो समझ में आया होगा इसके लाभ नुकसान क्या हैं। बेटा पहला नुकसान क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसकी वजह से गंगा। और बेटा दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बेटा लार्जेस्ट डैम। इन नदियों पर जो बनाए गए लार्जेस्ट डैम हैं बेटा, जो बड़े बांध हैं, इन बड़े बांध की वजह से भी बेटा इससे क्या है? पर्टिकुलर किसी भी एक प्लेस पर पानी को रोक दिया जाता है। आपके घरों में कूलर होंगे बेटा, आपने देखा होगा कि कूलर का पानी भर दो 5 से 10 दिन के बाद वो सड़ने लगता है। तो बेटा लार्जेस्ट डैम, नदियों पर बने हुए लार्जेस्ट डैम भी नदियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि पर्टिकुलर पानी को रोक दिया जाएगा तो पानी एक प्लेस पर रुकेगा तो धीरे धीरे वो पानी क्या होगा? सड़ने लगेगा या ख़राब होने लगेगा। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली बात हम बात करें प्लास्टिक पॉल्यूशन। बेटा जैसा कि आपने सुना होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित नदी है वो है बेटा यांगसी रिवर इन चाइना। यांगसी रिवर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या है? प्रभावित है। अब इसका क्या मतलब है? इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन पर दिन प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं और उस प्लास्टिक को वेस्टेज के रूप में बेटा क्या कर रहे हैं? नदियों में बहा करके छोड़े दे रहे हैं, नदियों में मिल रही है। अब वो प्लास्टिक जो है बेटा वेल मछलियाँ खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। अभी देखा होगा एक करंट का न्यूज़ था बेटा, एक वेल मछली के अंदर कई कुंतल या किलो में प्लास्टिक्स मिली। तो बेटा ये प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होंगे? ये भी हमारी गंगा नदी को क्या होंगे? नुकसान पहुंचा रहे होंगे। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड, बेटा अगर मैं और बात करूं तो और मैं बेटा लिख सकता हूं वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब होता है वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड का मतलब है सीवेज। बेटा देखा होगा सीवेज मतलब आप लोग सीवेज का मतलब समझ ही गए होंगे, वेस्टेज ऑफ अवशिष्ट पदार्थ, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घरेलू अवशिष्ट पदार्थ। आप लोग अब समझ गए होंगे। तो बेटा ये घरेलू अवशिष्ट पदार्थ भी हमारा गंगा नदी या भारत की तमाम नदियों को सबसे ज़्यादा गंदा कर रहा है। ये हमारी नदियों की सबसे बड़ी बुराइयाँ। अगर बेटा मैं सीवेज की बात करूँ तो सीवेज में केवल हमारा उत्तर प्रदेश 751 टन पर डे बेटा गंगा नदी में उड़ेल रहा है। तो बेटा इससे क्या होगा? गंगा नदी दिन पर दिन प्रभावित होती चली जा रही, गंदी होती चली जा रही। मगर वो तो इत्तेफाक है कि गंगा नदी को बेटा स्वतः क्या है? स्वच्छ होने वाली नदी कहा जाता है। क्यों गंगा को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहते हैं? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात को डिस्कशन में रखूँगा कि गंगा को हम स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है और जो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, ऑक्सीजन डिमांड को ये बढ़ा देता है। ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाने की वजह से गंगा क्या है? शुद्ध भी है इसका पानी और पीने के साथ साथ बेटा फिश ज़्यादा मिलेगी, डॉल्फिन ज़्यादा मिलेगी। उसका यह रीज़न होने की वजह से गंगा को स्वतः स्वच्छ होने वाली रिवर भी कहा जाता है। खैर ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और एक अगली बात बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, इन नदियों को लेकर के हमें डिस्प्यूट्स भी पढ़ने होंगे। डिस्प्यूट्स का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर नदी को लेकर के हमें झगड़ों की भी पढ़ना होता है। और बेटा ये डिस्प्यूट्स हैं, ये डिस्प्यूट्स दो नदियों को लेकर के जो डिस्प्यूट्स होंगे वो दो लोगों में हो सकते हैं। वो कौन कौन है बेटा? जैसे पहला कंट्री टू कंट्री हो सकता है, यानी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से मतलब मतभेद हो सकता है। दूसरा स्टेट टू स्टेट, यानी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से हो सकता है। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो बेटा अगर नदियों को लेकर के कोई डिस्प्यूट्स है, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे किया जाए तो उसके लिए भी बेटा हम लोग देखते हैं। अगर मान लेते हैं डिस्प्यूट्स जो है बेटा किन्हीं दो स्टेटों के बीच में है, तो अगर
स्टेटों के बीच में डिस्प्यूट्स है तो होगा क्या कि जो भारत सरकार ने था 1956 एडी में, बेटा इस भारत सरकार ने क्या किया, IRWDA नाम का एक इंस्टीट्यूट बनाया और उसका फुल फॉर्म था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट्स। यानी 1956 में हमारी भारत सरकार ने एक क्या बनाया, इंटर स्टेट यानी स्टेट टू स्टेट नदियों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया। और इसके तहत क्या किया कि जिन दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होगा उसके लिए क्या करेगा कि 6 मेंबर का, कितने का, 6 मेंबर का एक पैनल का गठन किया जाएगा, एक पैनल का गठन किया जाएगा। और ये पैनल क्या करेगा, दोनों स्टेटों की बात को सुनेगा और सुनने के बाद क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। इनकी रिपोर्ट का मतलब क्या है, इनका सल्यूशन देगा। और बेटा याद रखना, इस पैनल के द्वारा दिया गया जो भी डिसीजन होगा, इसके द्वारा किया गया जो भी फैसला होगा, इस फैसले को बेटा याद रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चैलेंज क्या होगा, ये डिसीजन क्या होगा, मान्य होगा, चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप लोग हमारी बात नहीं किया जा सकता। आप लोग शायद हमारी बात अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। यदि किसी नदी को लेकर के किन्हीं दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स है, झगड़ा है, तो बेटा उसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, 1956 एडी में IRWDA का गठन किया गया। इसका मतलब क्या है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। इसके तहत क्या किया गया, भारत सरकार क्या करेगी, एक 6 लोगों का पैनल का गठन करेगी। ये पैनल का काम क्या होगा, उन दो राज्यों के बीच में इस नदी के वाटर को लेकर के क्या मतभेद हैं उनकी बात सुनेगा, सुनने के बाद फाइनली अपना डिसीजन देगा और जो दिया गया डिसीजन होगा बेटा वो मान्य होगा। और याद रखना, इस पैनल के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो डिसीजन मान्य होगा और इस डिसीजन को भारत सरकार तो छोड़ दो बेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो बेटा कंट्री टू कंट्री डिस्प्यूट्स को समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। कंट्री टू कंट्री डिस्प्यूट्स कैसे, तो देखिए बेटा, याद होगा आपको, देखा होगा कि हमारी एक रिवर है सिंधु नदी। तो बेटा सिंधु नदी को लेकर के, किसको लेकर के, सिंधु नदी को लेकर क्या था, भारत यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मतभेद था। तो बेटा क्या हुआ, 1960, पहली बात, अगर डिस्प्यूट्स कंट्री टू कंट्री है तो इसमें जो मीडिएटर का काम करेगा, जो मध्यस्थता का काम करेगा, वो बेटा होगा कौन, याद रखना, वो होगा वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर का काम करेगा। और इस वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 1960 एडी में, 1960 एडी में। और बेटा इसका फाइनल सोल्यूशन कौन देगा, इंटरनेशनल, इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो देगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर का काम करेगा, मगर फाइनल रिजल्ट इसका कौन देगा, भारत तो देगा नहीं, ना ही पाकिस्तान देगा, तो देगा कौन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, इस पर अपना फाइनल डिसीजन देगा। और 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, किसके, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के द्वारा मीडिएटर के रूप में जब इसने काम किया तो क्या हुआ कि सिंधु नदी के विवाद को भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, सुलझा लिया गया। और जो फाइनल डिसीजन आया था वो ये था कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां थी, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियों का वाटर कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, और नीचे की जो 3 नदियां होंगी उनका वाटर कौन यूज़ करेगा,
बेटा इंडिया यूज़ करेगा। तो डिस्प्यूट्स भी हमें पढ़ने होंगे बेटा। ये तो मैं सिर्फ आज की क्लास में समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जो उस नदी को हम पढ़ेंगे, अगर उस नदी को लेकर के अगर कोई हमारा डिस्प्यूट्स होगा तो हम उसकी वहीं पर चर्चा करेंगे। शायद बेटा आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब बेटा हम लोग जो लास्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, वो बेटा नेक्स्ट वीडियो हमारा गंगा रिवर को लेकर के होगा। गंगा रिवर के बारे में विद डायग्राम हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे कि गंगा के बारे में हमें क्या पढ़ना है। और हर रिवर को बेटा याद रखना, हर रिवर को हम करंट इश्यूज से ज़रूर जोड़ेंगे, करंट इश्यूज से जोड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जोड़ करके देखेंगे कि गंगा नदी को लेकर के भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है, कैसे गंगा रिवर की तमाम समस्याओं को सॉल्व, बेटा गंगा ही नहीं भारत की तमाम नदियों की समस्याओं को कैसे वो सॉल्व कर रही है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो बेटा हमें क्या पढ़ना है, हर नदी के बारे में हमें डिस्प्यूट्स जान लेना है, वो नदी निकलती कहाँ से। इसके अलावा बेटा अगर पर्टिकुलर पढ़ने की बात की जाए कि नदियों में हमें पढ़ना क्या होता है, तो पढ़ना होता है कोई भी नदी निकलती कहाँ से है, यानी उसका ओरिजिन प्लेस है, गिरती कहाँ है, यानी उसका एंड पॉइंट क्या है। तीसरी बात, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, यानी उस नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। सहायक नदियों के साथ साथ हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि उस नदी पर क्या कोई जल विद्युत परियोजना बनी हो। जैसे गंगा की ही बात कर लें तो कहा जाता है कि गंगा पर जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन है, टिहरी डैम बना हुआ है, टिहरी बांध की बात करेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बेटा हमें लार्जेस्ट डैम देखने पड़ेंगे, प्लास्टिक पॉल्यूशंस को भी डिस्कशन में लेकर के रखना पड़ेगा, उनकी गंदगी सीवेज को लेकर के भी हम बात करते रहेंगे इन सब चीज़ों पर। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो गंगा नदी होगा, गंगा नदी विद डायग्राम पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही बेटा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।